So hi everyone, this is Shahrukh Saifi and welcome to the channel Simplifying Exams. So बच्चों, आज की इस क्लास में हम एक न्यू चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सो बच्चों, आज की इस क्लास का हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो है ग्लोबलाइजेशन। आपने कभी ना कभी इस वर्ड के बारे में जरूर सुना होगा। नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। देखिए, इसे एक सिंपल वर्ड में हम समझने की कोशिश करेंगे। एंशिएंट टाइम से जो ट्रेड है वो चलता आ रहा है और आज भी हो ही रहा है, बस जो तरीके हैं उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिल गए। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो एरा है इसके अंदर होता क्या है कि देखिए, हर एक कंट्री की अपनी अपनी इकोनॉमी होती है। कुछ कंट्रीज की जो अपनी इकोनॉमी है वो क्लोज्ड होती है और कुछ की ओपन होती है, ठीक है, या लोग जो है वो अपनी इकोनॉमी को चेंजेस भी कर लेते हैं। चलिए, तो जब बात आती है ओपन इकोनॉमी की, तो इसमें होता क्या है कि एक कंट्री किसी अदर कंट्री के साथ या फिर मल्टीपल कंट्री के साथ इंटीग्रेटेड हो सकती है, मर्ज हो सकती है या फिर कनेक्ट हो सकती है। तो ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, वो ग्लोबलाइजेशन का कहलाया जाता है। बड़े ही सिंपल से वर्ड्स हैं। आप देखिएगा इंडिया के अंदर किसी भी सेक्टर की बात कर लीजिएगा, चाहे आप फूड इंडस्ट्री की बात करो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करो, टेक इंडस्ट्री की बात करो, एक्सेसरीज इंडस्ट्री की बात करो या किसी भी चीज की बात करो, आपको कहीं ना कहीं किसी दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट इंडिया के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। और इस सभी चीजों से आपके पास जो ऑप्शन है उसकी कोई भी कमी नहीं है। एक फैक्ट चीज ये भी है बच्चों, पहले के समय में लोगों के पास ना विकल्प नहीं होते थे, ऑप्शन नहीं होते थे, तब वो परेशान रहते थे। लेकिन आज भी लोग परेशान रहते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना आ गया है कि लोगों के पास जो विकल्प है वो तो अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन विकल्प जो है वो कुछ ज्यादा ही हो चुके हैं, जिस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। ये आपके साथ भी ये चीज हुई होगी, तो ये ठीक चीज भी है, चलो अच्छी बात है। लेकिन ये सभी जो चीजें पॉसिबल हो पा रही है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो पा रही है। अब चलिए, चैप्टर के अंदर क्या क्या पॉइंट्स इसके बारे में बताया गया उसे एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। होप सो कि आप ये बेसिक सा जो स्ट्रक्चर है वो जरूर समझ चुके होंगे। शुरुआत करते हैं बच्चों उसकी डेफिनेशन के साथ। कैसे आप ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करोगे? बड़े ही सिंपल वर्ड्स में बात की गई है कि ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमिक। डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है ना, डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि वही बात आ गई कि जब हम अपनी इकोनॉमिक को वर्ल्ड की इकोनॉमिक के साथ जोड़ देते हैं तो वो जो प्रोसेस कहलाता है वो ग्लोबलाइजेशन का कहलाया जाता है। अब ये स्टार्टिंग से नहीं था, जी हाँ, इंडिया के अंदर ये जो प्रोसेस था वो स्टार्टिंग से नहीं था, वो बाद में आया। वो कब आया वो आपको आने वाली स्लाइड में अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन ये चीज अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। अब ये जो प्रोसेस है वो सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है किसकी वजह से? एमएनसी की वजह से। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉर्पोरेशन भी कह सकते हो। तो मल्टीनेशनल कंपनी आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अब ये एमएनसी क्या होती है? ये वही चीज होती है, आज आप चाहे गुची, अरमानी, ज़ारा, किसी भी ब्रांड की बात करो, सैमसंग की बात करो, आईफोन की, रेडमी की, किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी चीज की बात कर लो, आपको दूसरी कंट्री के जो ब्रांड्स है वो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट देखने को मिलेंगे। आप उन्हें पसंद भी करते हो, तभी जाके तो उनका चलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो ये सब पॉसिबल हो पा रहा है मल्टीनेशनल कंपनी की वजह से। मैं सिर्फ एक सेक्टर की बात नहीं कर रहा, गिने चुने हर एक सेक्टर के अंदर एमएनसी आपको देखने को ही मिलती रहेगी, है ना। तो ये सब चीजें पॉसिबल हो पा रही है। ये क्या क्या चीजें मैं प्रोवाइड करवा रहा है, मेजरली बात कर रहे हैं, more and more goods and service investment and technology are moving between countries। एक देश से दूसरे देश में ये सभी चीजें क्या हो पा रही है, देखने को मिल पा रही है, मूविंग होती है ना। और इसके अलावा there is one more way in which the countries can be connected। वो कौन सा है कि this is the through of movement of people between countries। अब हमारे नरेंद्र मोदी जी का ही नाम ले दीजिएगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, तो देखिए पूरा वर्ल्ड टूर वो करते हैं, हर एक कंट्रीज में जाते हैं, उन कंट्रीज में भी जाते हैं जो कम पॉपुलर है ना। इससे क्या होता है कि आपको कंट्रीज के बीच में रिलेशन भी बिल्डअप होते हैं और आने वाले जो फ्यूचर ट्रेड्स होते हैं वो किसी भी चीज के हो सकते हैं, उसमें भी बेनिफिट मिलता है। एक अच्छा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जब रशिया यूक्रेन का भी हाल ही फिलहाल में वॉर हुआ था तो इंडिया जो था वो न्यूट्रल था। उसके पीछे रीजन ये था कि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था कौन?
अमेरिका, और जो रशिया था वो इंडिया का बहुत समय से काफी क्लोज फ्रेंड रहा है। तो इंडिया नहीं चाहता था कि वो यूक्रेन का सपोर्ट करे तो रशिया के साथ अपने रिलेशन बिगाड़ ले, और इंडिया ये भी नहीं चाहता था कि अगर वो रशिया का सपोर्ट करे तो अमेरिका के साथ अपने रिलेशन बिगाड़ ले, क्योंकि यूक्रेन को जो सपोर्ट कर रहा था वो अमेरिका ही कर रहा था। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया खुद न्यूट्रल रहा था, ये आपको पता ही होगा, है ना। कोई भी कमेंट पास नहीं किया गया था, इस इशू को अलग ही रखा गया था। तो इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर हर एक चीज बड़ी सोच समझ के रखनी पड़ती है कंट्रीज के बीच में। तो ग्लोबलाइजेशन का ये जो प्रोसेस है, होप सो कि आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आगे बात आती है कि ग्लोबलाइजेशन का जो मेन बेस्ड है वो क्या है, तो वो है बच्चों फ्लो, मतलब प्रवाह कहते हैं हिंदी में। तो ये फ्लो किस चीज का हमें देखने को मिल रहा है, आप देखोगे सभी कंट्रीज के अंदर एक चीज काफी कॉमन है, चाहे आप थॉट्स की बात करो, चाहे आप कैपिटल्स की बात करो, गुड्स की बात करो, टेक्नोलॉजी की बात करो या एम्प्लॉयमेंट की बात करो, हर एक कंट्री में ये काफी कॉमन हो चुका है। यही ग्लोबलाइजेशन का फ्लो कहलाया जाता है, मेन बेस्ड कहलाया जाता है। थॉट से मतलब ये है कि आप देखोगे कोई भी चीज जब कहीं पर फेमस होती है तो उसकी थ्योरी हमारे इंडिया के अंदर जरूर आ जाती है, यानी कि जो लोगों के थॉट से हम यहाँ पर भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। और जब कैपिटल की बात आती है, इंडिया की करेंसी रुपया है। अब इसका मतलब नहीं कि इंडिया किसी अदर कंट्री की कैपिटल को एक्सेप्ट नहीं करता, अगर नहीं करता तो ये मनी ट्रांसफर जैसी यहाँ पे चीज होती नहीं, और बैंक ये चीजें कभी अलाउ करता नहीं। तो आपके पास कोई भी करेंसी की, आप कोई भी कंट्री की करेंसी हो तो आप इजिली क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्सचेंज करवा सकते हो। इसके अलावा गुड्स हो गया, भैया हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, टेक्नोलॉजी होगी, और साथ ही एम्प्लॉयमेंट। आप देखते हो कि बड़ी सारी कंपनियां क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जिस्ट होती है, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट किसे मिलता है, खुद इंडिया के लोगों को मिलता है। तो आप देखोगे कि ग्लोबलाइजेशन का जो बेसिक प्रोसेस है वो फ्लो कहलाया जाता है। फ्लो किसी भी चीज का हो सकता है। इसमें एक चीज और आप ऐड कर सकते हो, जो पीपल्स है वो माइग्रेट भी होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। बस फर्क पता कितना है, जब कोई डेवलप कंट्री का पर्सन किसी अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री में आता है तो उसे ईजिली ये सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन जब कोई अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग कंट्री का कोई पर्सन किसी डेवलप कंट्री के अंदर माइग्रेट होता है तो उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसका मेन रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है कि जो डेवलप कंट्री की जो वीजा पॉलिसी होती है वो काफी ज्यादा हार्ड होती है। डेवलप कंट्री कौन सी, आप यूरोपियन कंट्री की बात करो या फिर आप अमेरिका जैसे कंट्रीज की बात करो, ये सारी क्या है, डेवलप कंट्री है। और ये वीजा पॉलिसी को इसलिए हार्ड रखते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो भी यहाँ की पॉलिसीज है या जो भी इंप्लॉयमेंट रेशियो है यहाँ का, वो सभी चीजों में हाई ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए लोग ज्यादा पसंद करते हैं ऐसी जगह पे जाना जहाँ ये सारी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल हो, और अट्रैक्शन के लिए वहां पे वैसे इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो कहीं सभी लोग इन्हीं की कंट्री में आके ना बस जाए, इसलिए अपनी इन्होंने वीजा पॉलिसी को हार्ड बनाए रखा है। तो ये चीज भी आपको समझना जरूरी है। तो ये तो हो गया बच्चों सभी चीजें ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया के अंदर ये जो प्रोसेस है वो स्टार्टिंग से नहीं रहा, बल्कि पॉलिसी इंडिया की कुछ अलग थी। वो तो हमने रिफॉर्म किया, इसके अंदर चेंजेस लाए, तब जाके सारी चीजें और ज्यादा पॉसिबल हो पाए। लेकिन पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है उसके बारे में आप जरूर समझिएगा। तो वो है ग्लोबलाइजेशन इंडिया के पर्सपेक्टिव से, जो कि 1991 का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया। अब 1991 का ही एग्जाम्पल क्यों लिया गया, उसके पीछे मेन रीजन है, हमारा देश 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, है ना। स्टार्टिंग में ही हमने जो अपनी पॉलिसी थी उसे मिक्स्ड अपनाया था। मिक्स्ड के अंदर हमने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को ही मर्ज किया था, इसलिए हमारी जो पॉलिसी थी वो मिक्स्ड थी, है ना, इकोनॉमी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि 4 डिकेड के बाद, 4 दशक के बाद, 40 साल के बाद 1991 का जब दौर आया तो इंडिया ने अपनी पॉलिसी में क्या किया, एक तरीके से चेंजेस लाए। पहले उसका जो झुकाव था वो सोशलिज्म की तरफ ज्यादा था, क्योंकि इंडिया स्टार्टिंग से ही एक एग्रीकल्चर कंट्री के तौर पे माना गया। लेकिन 1991 में जब अमेरिका कोल्ड वॉर जीत गया था तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कैपिटलिज्म जो था वो काफी तेजी से बूम पाया, और इंडिया ने भी भाई सोचा कि नहीं अब ये टाइम आ गया हमें अपना इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म लाने का। तो उस समय 1991 में बच्चों क्या हुआ कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में रिफॉर्म लाए, और एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसके बारे में आज हम पढ़ ही रहे हैं, ये पॉलिसी अपने में लाई। इसमें यही था कि हमने एक तरीके से गेट ओपन कर दिया अदर कंट्रीज के लिए कि आइए और बिना झिझक के यहाँ पे काम कीजिएगा, मैन्युफैक्चर कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट कीजिएगा,
सारी चीजें आपके लिए ओपन है, यानी कि स्टेट कंट्रोल अब कम से कम कर दिया गया है और एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो ये था 1991 का एक तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म। इससे पहले क्या हो रहा था कि जो प्रोडक्ट थे वो ऑर्गेनाइज थे कंट्रीज के अंदर, जितने भी हमारे चाहे रॉ मटेरियल हो, फूड स्टफ हो, इंपोर्टेड फिनिश गुड्स हो, ये सभी चीजें क्या थी एक सीमा के अंदर ही रहा करती थी, ज्यादातर बता रहा हूं। इसके अलावा जो कंट्रोल होता था वो स्टेट का ज्यादा होता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अब प्रोडक्शन था वो बाहर से भी आने लगा इजिली, और साथ ही मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की आ जाने की वजह से इसका जो फ्लो था और तेजी से होता चला गया। और ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो कंट्रोल काफी अच्छे से करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी और साथ ही ऑप्शन प्रोवाइड भी करवाने का काम करती है। तो इसलिए हमें बिफोर एंड आफ्टर में ये सभी चीजें देखने को मिले। आपके पास टेक्नोलॉजी आज बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है, किसी भी चीज की हमारे पास कमी नहीं है। अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो सभी चीजें अवेलेबल हमें देखने को मिलेगी। एक होता है कि अवेलेबल ही नहीं है, लेना ना लेना वो बात की बात आती है, लेकिन हमारे पास सभी सोर्सेज जो है वो अवेलेबल है, जो कि एक सही चीज भी मानी जाती है। ये सब पॉसिबल हो पाया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, होप्स हो कि बच्चों बिफोर आफ्टर वाली चीजें आप अच्छे तरीके से जरूर समझ चुकेंगे। सवाल यहां पर आता है कि इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर कैसा पड़ा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो यही है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो वैसे तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा रहा है, लेकिन अगर मेजरली हम पॉइंट्स के अंदर बात करें तो वो क्या क्या आएगा। सबसे पहला आएगा कि इट हैज प्रोवाइडेड ग्रेटर चॉइस टू कंज्यूमर हु नाउ एंजॉय इंप्रूव्ड, यानी लोगों के पास चॉइस ही नहीं ग्रेटर चॉइस प्रोवाइड करवाई गई है, जिससे कि वो अपना लाइफस्टाइल में भी चेंजेस ला रहे हैं। हमारे पास हर एक फील्ड के अंदर इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जो हमें पसंद आएगा वही हम चूज करेंगे। तो हमारी पसंद और नापसंद का जो एक दायरा वो काफी बढ़ चुका है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लो प्राइस ऑन सेवरल प्रोडक्ट्स, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसके भी हमें पर जो प्राइस जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला है। लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सभी चीजें हमारे लिए अवेलेबल करवाई गई है। और साथ ही लोगों का जो स्टैंडर्ड है लिविंग का, उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिला है। लोग ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज का यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ को और ज्यादा इजी करने के लिए। तो ये सब चीजें इसी वजह से पॉसिबल हो पा रही है। और साथ ही बच्चों ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो क्रिएटेड अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज। तो यहाँ पे कंपनीज आ रही है अदर्स कंट्री की और एग्जिस्ट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लोगों को नौकरियां मिल रही है, जॉब कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, बिजनेस भी ओपन कर पा रहे हैं, फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। ये सभी चीजें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रही है। और आईटी सेक्टर की तो क्या ही बात करें, जो आज के समय एक बार ट्रेंड्स में चल रहा है, जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। क्विक यहाँ पे सक्सेस लोगों को मिल रही है और एडवांटेज इसकी ये है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज का काफी बेनिफिट भी ले रहे हैं। लोगों को अपनी लाइफ को एक अच्छे कंट्रोल के साथ जीना भी आ रहा है, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज की कोई भी कमी नहीं है। तो ये इंपैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के अंदर मेनली, अगर हम बात करें तो। होप्स हो कि आप इन सभी चीजों के बारे में काफी अच्छे तरीके से समझ चुकेंगे। इसके बाद भी हमारे कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़ा, परिणाम क्या निकले ग्लोबलाइजेशन के आने से। तो वो जो परिणाम आपको देखने को मिलेंगे वो 3 कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानोगे, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानेंगे और साथ ही कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी आप समझोगे, जो कि हम इसके अगले पार्ट में बात करेंगे और कुछ और भी टॉपिक्स उसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड सभी चीजें अच्छे से समझ आ सके। सो बच्चों ये था हमारा टॉपिक इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। इसके अलावा हमारे भी और भी टॉपिक्स है जिसमें हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि ग्लोबलाइजेशन के इंडिया के ऊपर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस पड़े, जिसमें हम मेजरली बात करेंगे 3 टॉपिक के बारे में। एक होगा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरा होगा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस और लास्ट होगा कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। उसी के अंदर आपको यह पता चलेगा कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या इंपैक्ट भारत के ऊपर डाला इन सभी सेक्टर के अंदर। होप्स कि ओवरऑल जो चीजें थी आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर हम क्विक रिकैप करें तो स्टार्टिंग में हमने ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया था, जिसमें हमने एमएनसी के बारे में भी समझा था, क्योंकि ये जो प्रोसेस पॉसिबल हो पाया एमएनसी की वजह से ही हो पाया है। इसके अलावा हमने बिफोर आफ्टर जैसे कॉन्सेप्ट को समझा था कि ग्लोबलाइजेशन आने से पहले क्या कंडीशन थी और बाद में क्या कंडीशन है। और इसके अलावा इंडिया के ऊपर
ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा, ये सारी चीजें काफी मैटर करती है इंडिया के लिए। और सबसे पॉजिटिव चीज ये रही ग्लोबलाइजेशन की, आईटी सेक्टर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो काफी बूम पकड़ी है और इस वजह से लोगों के पास फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है, ऑप्शन उनके पास इतने सारे अवेलेबल है और मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया की ओर अट्रैक्ट हो रही है, इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे होते जा रहे हैं। इस दौर के अंदर इंडिया एक तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी भी माना जा रहा है। तो ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन के एरा के अंदर ही हमें देखने को मिल रही है। होप सो कि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा और डिफाइन करेंगे इनके और अदर पार्ट्स को भी। बाकी आप वेट कीजिएगा अपने नेक्स्ट पार्ट का। और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहें, पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।